सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनदर लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट में। और बेटा आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है गे-लुसैक्स लॉ। ठीक, पूरे नाम की अगर बात की जाए तो नाम है पूरा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम्स। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं बेटा GLCV। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब भी गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं या फिर जब भी गैस प्रोड्यूस होती है तो उनके वॉल्यूम के बीच का रेशो एक सिंपल होल नंबर रहता है। बट एक नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या रहना चाहिए बेटा? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या मतलब है सर, क्या कहना चाह रहे हो? तो देखिएगा, बिल्कुल एक चीज से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है भैया? आइडियल गैस वो गैस होती है जो गैस के सभी लॉज को फॉलो करती हो, जो गैस के सभी नियमों का पालन करती हो। वो कौन कौन से नियम है गैस के, कौन कौन से लॉज हैं? तो बेटा बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगैड्रोस लॉ हो गया, गे-लुसैक्स लॉ हो गया। तो वो गैस जो गैस के सभी लॉज को फॉलो करती हो उस गैस को बोला जाता है बेटा आइडियल गैस। और आइडियल गैस एक इक्वेशन को फॉलो करती है जो इन सभी लॉज को कंबाइन करके एक इक्वेशन डिराइव की गई है। तो आइडियल गैस उस इक्वेशन को फॉलो करती है बेटा, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, जो किसके बराबर होती है प्यारे बच्चों? PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। किसके बराबर होती है? PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ गैस, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है बेटा हमारा टेम्परेचर। क्लियर बात अच्छे से? तो अब देखो जरा हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। गे-लुसैक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हेनेवर गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, जब भी गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं या फिर जब भी गैसेस प्रोड्यूस होती है, दे डू सो इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। उनके वॉल्यूम के बीच का रेशियो कैसा रहता है बेटा? एक सिंपल होल नंबर रहता है। बट प्रोवाइडेड दैट, देख सकते हो आप यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट जो हम उनकी वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भैया? टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बताइए मुझे, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं बेटा, T मेरा कांस्टेंट हो गया, प्रेशर भी मेरा कांस्टेंट हो गया, R तो ऑलरेडी सर आपने अभी अभी बोला था R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट। तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई तो मुझे बताइए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए बेटा? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या आ चुके हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितने मोल्स होंगे उतनी ही वॉल्यूम होगी, जितने मोल्स होंगे उतनी ही क्या होगी बेटा? उतनी ही वॉल्यूम होगी। ठीक, और वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो वॉल्यूम से डील करती हो, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, भैया मोल कंसेप्ट में तो हमें मोल्स के साथ ही डील करना है, ठीक है। लेकिन अगर गैसेस के केस में मैंने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो जितने मोल्स होंगे उतनी ही वॉल्यूम होगी। मतलब यहाँ पर जो काम हम मोल्स में किया करते हैं वही काम हम वॉल्यूम में करेंगे, ठीक है। अगर किसी गैस का 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम होगी। अब वो 1 वॉल्यूम आप 1 ml भी ले सकते हो और 1 लीटर भी ले सकते हो। समझ आ रही है बात? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील करे उसको तो मोल कंसेप्ट बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो गैसियस वॉल्यूम्स के साथ डील करती हो उसको बोला जाता है बेटा यूडियोमेट्री। क्या बोला जाता है? यूडियोमेट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with gaseous volume, which deals with gaseous volume। चलिए सर, यहाँ तक समझ में आया। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा?
नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। इसीलिए ये बोलना नेसेसरी है कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है मैंने आपके सामने, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स यू HCl गैस। और HCl से पहले आप देख सकते हो मैंने 2 लगाया हुआ है। वो 2 क्यों लगाया है बेटा, क्योंकि मैं इक्वेशन को बैलेंस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे मोल कंसेप्ट पर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन क्या होगी मेरे लिए, सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि मेरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। मेरी केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए बेटा, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बेटा, 2। ठीक है, क्लोरीन के एटम भी कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, मैंने HCl से पहले लगा दिया 2। HCl से पहले क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो फिलहाल ये आपके सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बेटा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ठीक, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, तो सबसे पहले तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मोल्स के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानकारी देती है। अब मुझे बताइए H2 से पहले कुछ नहीं लगा हुआ बेटा, तो हम मान करके चलेंगे क्या लगा है भैया, H2 से पहले कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है, H2 से पहले बेटा 1 लगा है। कुछ नहीं लगा तो क्या लगा है, 1 लगा है। Cl2 से पहले भी कुछ नहीं लगा तो क्या लगा है प्यारे बच्चों, 1 लगा है। और HCl से पहले तो 2 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो H2 से पहले जो लगा, ठीक है, Cl2 से पहले जो लगा और HCl से पहले जो लगा, उसको बोला जाता है बेटा क्या, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, मैंने कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी आपके सामने, AA plus BB gives you CC plus DD। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहां पर आप मुझे बताइए बेटा कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है हमारे, सर कैपिटल ए और कैपिटल बी हमारे रिएक्टेंट्स है। ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट। शॉर्टकट में रिएक्टेंट को मैंने RNTS लिख दिया, रिएक्टेंट्स। कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है बेटा, कैपिटल सी और कैपिटल डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स है। और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कौन होंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है बेटा मेरे स्मॉल a b c एंड d। स्मॉल ABCD मेरा यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का काम कर रहे हैं। अब ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किन चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किन चीजों के बारे में जानकारी देते हैं वो देख लेते हैं। ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा मुझे बहुत चीजों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मुझे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताता है, ठीक, मास के बारे में भी बताता है। और इन केस ऑफ गैसेस एंड अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैसेस के केस में और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के केस में, अभी अभी पीछे बताया आपको वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो गैसेस के केस में, इन केस ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमें वॉल्यूम के बारे में भी बताएंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब मुझे बताइए यहाँ पर कैपिटल ए के कितने मोल्स हैं, सर A मोल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सर A मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, मास कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता है। मास निकालने के लिए A के मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलार मास ऑफ ए। ठीक, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम A वॉल्यूम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आप मुझे बताइए जरा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके
इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके मुझे बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना मोल हो गया। सर हाइड्रोजन को हो गया 1 मोल, क्लोरीन का भी हो गया 1 मोल और HCl का हो गया बेटा 2 मोल। HCl का कितना मोल हो गया? HCl का हो गया सर 2 मोल। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताइए सर मोलार रेशियो क्या होगी? व्हाट इज द मोलार रेशियो? किस मोलार रेशियो में ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो मोलार रेशियो मुझे बता दीजिए। तो मोलार रेशियो क्या होगी बेटा? हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 1, क्लोरीन का कोएफिशिएंट 1 और HCl का कोएफिशिएंट 2। तो मोलार रेशियो हो चुकी है बेटा हमारी 1:1:2। क्लियर यहाँ तक बात अच्छे से? ठीक, अब ये मोलार रेशियो 1:1:2 ये फिक्स्ड है। अब ये मोलार रेशियो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अगर आप इस मोलार रेशियो को चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 मोल की जगह इसके 2 मोल ले लिए तो इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे और इसके कितने मोल हो जाएंगे बेटा? 4 मोल हो जाएंगे। आप देखिए दोबारा 2:2:4 इसका रेशियो निकाल करके देखो बेटा, वापस से रेशियो 1:2, वापस से रेशियो कितना आएगा बेटा? 1:1:2। वापस से आप देखिए रेशियो आपको वही मिल चुका है 1:1:2। क्लियर है बात अच्छे से यहाँ तक? ठीक है सर, चलो एक सेकेंड। ठीक है सर, तो ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। चलो अब जरा अपने लॉ की तरफ आते हैं। ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है भाई? गे-लुसाक्स लॉ ने जीएलसीबी ने क्या बोला? जीएलसीबी ने बोला भैया कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जितने मोल्स होंगे उतनी ही वॉल्यूम होगी। जितने मोल्स होंगे उतनी ही क्या होगी? वॉल्यूम होगी। एक सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यहाँ पर जीएलसीबी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की कितनी वॉल्यूम हो जाएगी बेटा? हाइड्रोजन की हो जाएगी 1 वॉल्यूम, क्लोरीन की भी हो जाएगी 1 वॉल्यूम और HCl की हो जाएगी बेटा 2 वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप वॉल्यूम रेशियो निकाल करके देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम रेशियो? वॉल्यूम रेशियो क्या होगी बेटा? वॉल्यूम रेशियो हो जाएगी सर हमारी 1:1:2। ठीक, तो बताओ मुझे क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? हाँ सर बिल्कुल, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है और यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। क्या कह रहा है? कि whenever gases combine or are produced, they do so in simple ratio of their volume, provided that volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure। तो उनकी वॉल्यूम के बीच का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रहने वाला है। मुझे बताइए, मोल का रेशियो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो है और वॉल्यूम का रेशियो भी क्या आ रहा है बेटा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। भैया जितने मोल्स होंगे उतनी ही वॉल्यूम होगी। ठीक है, बिकॉज अभी बता दिया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में पीवी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, सॉरी एन तो कांस्टेंट नहीं है, पी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है। तो देख लीजिए दोबारा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट और आर कांस्टेंट। तो यहाँ से वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना मोल होगा उतनी ही वॉल्यूम होगी। क्लियर बात अच्छे से? अब सर 1 वॉल्यूम का मतलब क्या है? 1 वॉल्यूम का मतलब ये है कि 1 ml of hydrogen combines with 1 ml of chlorine to produce 2 ml of hydrogen chloride। यहाँ पर भी आप देखिए रेशो क्या निकल करके आ रही है बेटा? 1:1:2 निकल करके आ रही है। क्लियर बात अच्छे से? यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, आप कहोगे सर आपने ml क्यों लिया, लीटर क्यों नहीं लिया? अरे भैया लीटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर हम छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, बड़ी बड़ी सिंटेक्स की टंकियों में केमिकल लेकर के एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकते। क्लियर बात अच्छे से? तो इसीलिए यहाँ लीटर में बात नहीं होगी,
यहाँ किस में बात होगी, ml में, मिलीलीटर में बात होगी। चलो फिर भी अगर लीटर लिखना चाह रहे हो तो 1 लीटर हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा 1 लीटर क्लोरीन के साथ और बनाएगा 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर बात अच्छे से। चलो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूं, मुझे बताना जल्दी से, मुझे बताना। अगर मैंने हाइड्रोजन का 25 ml लिया है तो 25 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 25 ml ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 50 ml ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर भी रेशो क्या आ रहा है बेटा, एक सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है। बस यही हमारा गे-लुसैक्स लॉ। आई होप यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुका हमारा यहाँ तक गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल और। पहले मोल्स बताइए। 2H2 plus O2 gives you 2H2O। कितने मोल है बेटा, हाइड्रोजन के 2 मोल, मीन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water vapors। ठीक, अब आप कहोगे सर वाटर तो लिक्विड बनता है, तो वाटर लिक्विड क्यों नहीं लिखा है यहाँ? भैया वाटर लिक्विड नहीं लिख सकता था, यहाँ वाटर गैस ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ केवल और केवल गैसेस पर एप्लीकेबल है, ना सॉलिड पर ना ही लिक्विड पर। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो जीएलसीवी के अकॉर्डिंग बताइए मुझे, जीएलसीवी के अकॉर्डिंग इसकी हो गई 2 वॉल्यूम, इसकी हो गई 1 वॉल्यूम और इसकी कितनी हो गई बेटा, 2 वॉल्यूम। तो एक बार क्वेश्चन आया मेरे पास, क्या क्वेश्चन आया कि 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन requires how many volume of oxygen to produce 10 volume of water vapors। ठीक, एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 11th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बताइए अगर मैंने हाइड्रोजन का 10 वॉल्यूम लिया तो यहाँ देख करके बोलो, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम था तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम हुआ भैया, 1 वॉल्यूम हुआ। कितना वॉल्यूम हुआ ऑक्सीजन का, 1 वॉल्यूम, मतलब जस्ट आधा हो गया। तो यहाँ 10 वॉल्यूम अगर है तो यहाँ 10 का आधा हो जाएगा 5 वॉल्यूम। ठीक, और इधर देखो, इधर 2 वॉल्यूम है, इधर भी 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ 10 वॉल्यूम है, तो यहाँ भी कितना वॉल्यूम होगा बेटा, यहाँ भी 10 वॉल्यूम ही होगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी आप सभी लोगों को अच्छे से। ठीक, चलो जरा अब एक आंसर और दो मुझे। अगर मैंने 100 ml हाइड्रोजन लिया, 100 ml H2 गैस, तो ऑक्सीजन का कितना ml चाहिए होगा? आप कहोगे सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जस्ट आधा हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या हो रहा है बेटा, जस्ट आधा हो रहा है, तो 100 का जस्ट आधा कितना हो जाएगा भैया, 100 का जस्ट आधा 50 ml, और जितना हाइड्रोजन है उतने ही वाटर है, तो 100 ml क्या बन जाएगा हमारा, वाटर वेपर्स बन जाएंगे। रेशो निकाल लो, रेशो क्या आएगी, 100:50:100। क्या रेशो आ जाएगी भैया, रेशो आ जाएगी कितनी बोलो बेटा, रेशो आ जाएगी 2:1:2। और यहाँ पे देख लो ऊपर क्या रेशो आ रही है भाई, 2:1:2 रेशो आ रही है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को अच्छे से? ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलो और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो भाई, N2 + 3H2 gives you 2NH3। सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि हमारी केमिकल इक्वेशन भैया बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक, अब बैलेंस्ड है तो सबसे पहले मोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितना मोल नाइट्रोजन का, सर 1 मोल। हाइड्रोजन का कितना मोल, 3 मोल। अमोनिया का कितना मोल, 2 मोल। ठीक, मोलार रेशो भी देख लो, सिंपल होल नंबर रेशो आ रही है 1:3:2। ठीक, अगली बात कर लेते हैं भैया किसके बारे में, जीएलसीवी के बारे में। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। अब अगर सवाल आया कि मैंने नाइट्रोजन का 25 ml लिया, कितना ml लिया, 25 ml लिया, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने ml की जरूरत पड़ेगी, सर 1 का 3 टाइम्स हुआ तो 25 का 3 टाइम्स 75 ml। अमोनिया कितना बनेगा, सर 1 का 2 टाइम्स हुआ तो 25 का 2 टाइम कितना, 50 ml। बस हो गया काम। ठीक,
आप कहोगे सर आप तो हाइड्रोजन से देख रहे हो, आप तो नाइट्रोजन से देख रहे हो अमोनिया कितना बन रहा है, एक बार हाइड्रोजन से भी तो देखो कितना बनेगा। तो देख लो, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम लिया तो अमोनिया का 2 वॉल्यूम बना। तो बताओ हाइड्रोजन का 75 ml लूंगा तो अमोनिया का कितना बनेगा? अमोनिया का बनेगा सर 2 वॉल्यूम, अमोनिया का बनेगा सर 2/3 इंटू 75। सॉल्व कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 से कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आ गया भैया? अरे 85 तो आ गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से? आप किसी से भी निकाल सकते हो, सबसे आंसर क्या आएगा भाई? सेम निकल करके आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, देख लो जरा, आप यहाँ पे आ जाओ, मोल्स बोलो जरा, मोल्स कितने होंगे? मोल्स होंगे सर 1 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल। यहाँ तो कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ऑलरेडी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो मोलार रेशो क्या आ जाएगी बेटा? मोलार रेशो आ जाएगी 1:1:1। मोलार रेशो क्या आ जाएगी? 1:1:1। ठीक, जीएलसीवी के अकॉर्डिंग बताओ। अब जीएलसीवी के अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर इसका 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम और इसका भी भैया 1 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रेशो क्या आ गई? 1:1:1। हाँ सर बिल्कुल सही, हम तो यही सोच रहे हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल था, लेकिन जवाब है बेटा, जवाब है बेटा बिल्कुल गलत। क्यों गलत सर? ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दी। और किस चीज पर ध्यान नहीं दिया? आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया भैया, किस बात पे ध्यान नहीं दिया? अरे ये तो सॉलिड है, अरे कार्बन तो सॉलिड है, और हम पढ़ रहे हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, गैस के ऊपर एप्लीकेबल है। सॉलिड के लिए थोड़ी आप मोल और वॉल्यूम को बराबर कर सकते हो, सॉलिड के लिए थोड़ी आप मोल और वॉल्यूम को बराबर कर सकते हो, नहीं यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा हमें नहीं पता, कितना वॉल्यूम होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो वॉल्यूम रेशो कितनी आएगी सर? वॉल्यूम रेशो आएगी बेटा केवल और केवल 1:1:1। वॉल्यूम रेशो आएगी बेटा केवल और केवल 1:1:1, सिर्फ 1:1। ठीक है, 1:1:1 नहीं, 1:1 only, because carbon is solid, carbon is not gas। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट देखिएगा बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्या आता है बेटा हमारे पास? बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है सर? तो हाइपोथेसिस बेटा हमेशा लॉ से पहले, हमेशा सबसे पहले जो दिया जाता है उसी को ही हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस है एक सोच, हमेशा सबसे पहले एक सोच ही दी जाती है, फिर वो सोच अगर 100% करेक्ट हो जाती है, अगर वो सारे टेस्ट पास कर लेती है, तो वो लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। अब सर हमें यहाँ पर इसका रीजन भी देखना है कि बर्जीलियस साहब की हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ही क्यों रह गई, ये लॉ क्यों नहीं बन पाई। तो बर्जीलियस साहब की हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये कहती है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। देखो एग्जांपल आपके सामने लिखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, सपोज करो मैंने एक कंटेनर ये लिया और एक कंटेनर मैंने ये लिया। ठीक है, मैंने इसके अंदर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस भरी, मैंने इसके अंदर भी 1 लीटर क्लोरीन गैस भरी। ठीक, एक कंटेनर में मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस डाली और एक कंटेनर में मैंने 1 लीटर क्लोरीन गैस डाली। ठीक, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या कर दिया बेटा? सेम। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंटेनर का क्या कर दिया? सेम। ठीक, अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of atoms, contains equal number of atoms। क्या मतलब कहने का?
सर अगर इसमें हाइड्रोजन के n एटम्स होंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे बेटा? इसमें भी हाइड्रोजन के n एटम्स ही होंगे। सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। वहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। अगर इस कंटेनर में हाइड्रोजन के 1000 एटम है तो इस कंटेनर में भी क्लोरीन के 1000 एटम ही होंगे। ये कहता है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। चलो अब जरा देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस लॉ क्यों नहीं बन पाया, और अच्छे से देखते हैं। तो बताइए, सबसे पहले तो मुझे जीएलसीवी के अकॉर्डिंग, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताइए मुझे इसका कितना वॉल्यूम है बेटा? सर 1 वॉल्यूम है। इसका कितना वॉल्यूम है? सर 1 वॉल्यूम है। इसका कितना वॉल्यूम हो गया? सर 2 वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? एकदम से डबल हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? एकदम से डबल हो गया। तो अब आते हैं बर्जीलियस के अकॉर्डिंग। बर्जीलियस साहब ने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इट मींस यहाँ पर आप देखिए जरा जल्दी से, यहाँ पर आप देखिए क्या वॉल्यूम इक्वल है? क्या वॉल्यूम इक्वल है? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल है। तो सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ एटम कंटेन करता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इसमें n एटम्स हैं, अगर इसमें n एटम्स हैं तो इसमें भी कितने एटम्स होंगे बेटा? इसमें भी n एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे? इसमें भी n एटम्स होंगे। और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम जस्ट डबल हो चुका है। वॉल्यूम जस्ट क्या हो चुका है? डबल। तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे? डबल। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ये बन चुका है हमारा 2n एटम्स। क्या बन चुके हैं? 2n एटम्स। बट मुझे थोड़ी सी शर्म आई HCl को एटम बोलते हुए। HCl को एटम बोलते हुए बेटा मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, बिकॉज आज के टाइम में तो हम जानते हैं HCl एटम नहीं है, HCl मॉलिक्यूल है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बर्जीलियस आप तो एटम के बारे में ही बात कर रहे हैं तो बोलना तो एटम ही पड़ेगा, लेकिन शर्म आ रही है। उस शर्म से बचने के लिए मैंने क्या किया? मैंने इसको बोला 2n कंपाउंड एटम्स। क्या बोला मैंने इसको? 2n कंपाउंड एटम्स। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक सर। तो अब अगर मैं इसका 1 एटम लेता हूं, ठीक है, तो इसका भी कितना एटम लेना पड़ेगा सर? 1 एटम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके कितने एटम बन जाएंगे? इसके 2 कंपाउंड एटम्स बन जाएंगे। HCl के 2 कंपाउंड एटम्स बन जाएंगे। क्लियर बात अच्छे से? अब किसी महान बंदे ने आकर के बोला, किसी बहादुर इंसान ने आकर के बोला कि मुझे तो HCl का भैया, मुझे तो HCl का 1 कंपाउंड एटम बनाना है। मुझे HCl का कितना कंपाउंड एटम बनाना है? 1 कंपाउंड एटम बनाना है। तो बताइए हाइड्रोजन के कितने एटम लेकर के चलने पड़ेंगे और क्लोरीन के कितने एटम लेकर के चलने पड़ेंगे? तो देखो जरा बताओ, अगर मैं 1 कंपाउंड एटम बनाना चाह रहा हूं तो हाइड्रोजन का आधा एटम लेना पड़ेगा, क्लोरीन का भी आधा एटम लेना पड़ेगा, तब जाकर के HCl का 1 कंपाउंड एटम बनेगा। तब जाकर के HCl का 1 कंपाउंड एटम बनेगा। बट अगर ऐसा कर दिया फिर तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? फिर तो भाई साहब बर्जीलियस साहब की आत्मा कांपने लगेगी, डाल्टन साहब की आत्मा कांपने लगेगी अगर आपने ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि डाल्टन साहब कह के मर गए थे। क्या कह के मर गए थे? कि एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आधा एटम तो पॉसिबल ही नहीं है सर। आधा एटम कैसे करवा सकते हो आप? अब आप कहोगे सर डाल्टन का ये पॉइंट तो फेल हो चुका कि एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को तो फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट ये बात ठीक है आपकी, एटम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन एक बात मुझे बताइए, किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम ही होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में एटम ओवरऑल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ
पूरा का पूरा एक एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, एक एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि इस केमिकल रिएक्शन में आधे एटम ने हिस्सा लिया या फिर पौने एटम ने हिस्सा लिया या फिर 3.25, 4.5, 5.5, 6.25, 8.25, 8.5, 9.5 इतने एटम ने हिस्सा लिया। नहीं, कभी भी नहीं। किसी केमिकल रिएक्शन में पूरा का पूरा एक एटम हिस्सा लेता है। वो एटम आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं, बट फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसीलिए आपको जवाब मिल चुका होगा कि डाल्टन साहब, बर्जीलियस साहब की ये हाइपोथेसिस ही क्यों रह गई, ये हाइपोथेसिस लॉ क्यों नहीं बन पाई। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। दिस इज अगेंस्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच एटम इज इनडिविजिबल। क्लियर बात अच्छे से।